इसको बंद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी 91 के इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आज फिर से एक बार हाजिर हूँ कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को लेकर। जैसा कि लास्ट में मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर सॉल्व करवाया था, काफ़ी उसमें आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है और काफ़ी बच्चे उसमें बता रहे थे कि उन लोगों के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल भी है। सो इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज फिर से देखेंगे एक नए पार्ट को। ठीक है, आज हम लोग जो पेपर देखने वाले हैं वो है 27 जून 2013 का पेपर। जो हम लोग आज पेपर देखने वाले हैं वो 27 जून 2013 का पेपर है, क्योंकि ये आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है इसमें हमको क्या करना है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। मतलब कोई नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं 4 और हमको इसमें से इनकरेक्ट वाला सेंटेंस फाइंड आउट करना है। मतलब जो गलत वाला होगा उसको हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है इज दिस माई पेन और इज इट योर्स। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए एक यहाँ पे भाई साहब ये मच्छर भी उड़ रहा है और ये जहाँ बैठ रहा है वहाँ पे ये अलग से लिख दे रहा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखा इज दिस माई पेन। अब देखो लास्ट में फुल स्टॉप लगा है ना, तो सिंपल ऐसे समझो कि अगर कोई सेंटेंस लिखा होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, तो उसमें पहले क्या आता है, अपना सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर क्या आती है, मेन वर्ब आती है और फिर क्या आता है उसमें ऑब्जेक्ट। अगर यही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में लिखा हो तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो फिर क्या हो जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद फिर क्या आएगा, अपना सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में फिर क्या आएगी, मेन वर्ब आएगा और फिर क्या आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और फिर लास्ट में क्या आएगा, इधर घंटी वाला चिन्ह, मतलब ये इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, तो अब जो पहला वाला सेंटेंस अपना दिया हुआ है इसमें देखेंगे अगर, तो ये इज हो गया। इज क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई है। दिस यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। माई पेन ऑब्जेक्ट, चूंकि यहाँ कोई मेन वर्ब थी नहीं तो हटाया इसको। और इट और अब देखो आर क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रखा है और इज इट योर्स। ठीक है, देखिए योर्स मैंने आपको क्या बताया था, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ना, ये क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। और ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को मिला के बना हुआ होता है। ठीक है, अब चाहे यहाँ पे हम कह लें योर्स, तो योर्स का मतलब क्या हुआ, योर पेन ना। योर्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, योर पेन। तो देखिए यहाँ पे पेन क्या है, नाउन है और योर क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये तो जो सेंटेंस दिया हुआ है सही है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है कि वी गॉट। अब देखो वी सब्जेक्ट हो गया, गॉट गेट का सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है ना, तो ये मेन वर्ब। अगला लिखा एट डॉन। डॉन, डॉन मीन्स होता है वो वाला डॉन नहीं, इस डॉन का मतलब होता है सवेरा। इस डॉन का मतलब होता है सवेरा। सवेरा का मतलब ये होगा कि रात के ख़त्म होने के बाद का समय और दिन निकलने के बीच का जो समय होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सवेरा। अगला देखिए एंड लिखा है, तो एंड कंजंक्शन लिखा और हैड। अब देखो इधर पास्ट में था ना, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हो, अगर उसकी शुरुआत पास्ट टेंस से होती है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही होता है। तो देखो हैड लिखा है, ये भी किस में होता है, पास्ट में। अच्छा, हैड के बाद ब्रेकफास्ट लिखा, हैड व्हाट, तो ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा एट 2 o'clock। ठीक है, ये एट 2 o'clock। अच्छा ओके, तो यहाँ पे कह रहा हैड ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट कर चुके थे एट 8, मतलब यहाँ पे करेक्ट 8 बजे का समय बता रहा है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं और आगे 2 o'clock मतलब उतने बजे के बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी सही लिखा हुआ है। अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है वी हैव अ हॉलीडे ऑन क्रिसमस। अब अ हॉलीडे का क्या मतलब हो जाएगा, ये तो फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो खैर इसको छोड़ देते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ कम बैक, मतलब वापस आओ, इन एन आवर्स टाइम, मतलब 1 घंटे की बात कर रहा है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd लिखा है यही गलत है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd लिखा हुआ है यही क्या है, गलत लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो वही चीज़ यहाँ पे जूम करके लिखी हुई है। ठीक है, वी हैव अ हॉलीडे ऑन क्रिसमस, इसमें यही एरर है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला देखिए लिखा है फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ आस्क्ड ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ गिवन वर्ड। तो यहाँ पे कह रहा है ग्रामेटिकल कैटेगरी कुछ लिखी हुई है और उसी के स्थान आधार पे हमको क्या करना है, करेक्ट वर्ड को बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड क्या लिखा हुआ, एसेंट लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एसेंट की, किसकी बात करूं, एसेंट की, तो एसेंट का यहाँ पे हमको एडजेक्टिव वाला पार्ट पूछ रखा है। ठीक है, एसेंट का क्या पार्ट पूछ रखा है, एडजेक्टिव वाला पार्ट पूछ रखा है। अब देखो पहला तो क्या लिखा है, एसेंटुएट। थोड़ा सा समझो इसको। देखो कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में एट लगा होता है ना, वो हमेशा वर्ब होता है। वो हमेशा क्या होता है, वर्ब होता है। अच्छा पूछा क्या है, एडजेक्टिव पूछा है, तो ये तो गलत। अगला देखिए लिखा है एसेंटुअल, चलो ये छोड़ दो। अगला लिखा हुआ है एसेंटुएटेड। अब देखो यहाँ पे लास्ट में ईडी लगा है ना, अब ईडी लगा है तब भी ये क्या होगा, वर्ब ही होगा। अच्छा अगला देखिए लिखा है एसेंटुएशन। तो देखो यहाँ लास्ट में क्या लगा है, ATION। और कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में ATION लगा होता है या फिर TION लगा होता है या फिर ISM लगा हुआ होता है या फिर MENT लगा हुआ होता है, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, एक वर्ड और है NESS, ठीक। तो अगर ये सारे के सारे वर्ड किसी भी वर्ड के लास्ट में आए, अब लास्ट में लगा है तो ये सफिक्स होगा, ठीक है। तो अगर ये जितने भी इधर लिखे हुए हैं सफिक्स, ये किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर यूज किए गए हों तो वो हमेशा नाउन होता है। वो वर्ड हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। और कैसा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। वो हमेशा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो इसको याद करके ना बहुत तगड़ी सी ट्रिक है ये, कि अगर कोई भी वर्ड लिखा है जिसके लास्ट में ATION, TION, ISM, MENT, NASS ये सभी वर्ड लगे होते हैं, तो उसको हम क्या किस कैटेगरी में रखते हैं, नाउन के पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और वो कैसे नाउन होते हैं, वो सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ करते हैं, ठीक है। तो बचा क्या है अपना एसेंटुअल, ठीक है, दबाव देना होता है, ठीक। तो इसमें जो ऑप्शन सेकेंड लिखा हुआ है दैट इज द राइट ऑप्शन, ठीक। चलिए देखिए अगला, तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे भी। अगला देखते हैं, लिखा फिल इन द ब्लैंक्स विथ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यहाँ पे बात किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड एज ही ब्लैंक अलोन। अब देखो यहाँ पे वाज लिखा था ना, शुरुआत पास्ट टेंस से हुई थी। अब शुरुआत इसमें पास्ट टेंस से हुई थी, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, एक मैं छोटा सा चार्ट बना दे रहा हूं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, अब देखिए अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई भी सेंटेंस लिखा है और वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है, तो उसमें अपनी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हैज या फिर हैव के साथ में बीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो उस सेंटेंस में मेन वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के फॉर्म में होगी, क्लियर। अगला देखिए लिखा है अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट में लिखा है और उसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमको लिखना है, तो फिर हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा हैड के साथ में हम बीन का प्रयोग किया करते हैं, और मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग किया करते हैं। और अगर यही फ्यूचर में लिखा हो तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल या फिर शैल, हैव बीन का प्रयोग किया करते हैं, और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग किया करते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर। तो आप सब तीनों इसीलिए मैं आपको बता दिया हूँ। किसी दिन टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा तो उसमें पूरा डिटेल में एक ही चार्ट ऐसे बना दूंगा, उसी चार्ट से सारे टेंस आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो खैर अभी के लिए इतना जानो। अब देखो इसमें कॉमन क्या चीज़ें हैं, बीन तो सब में लगना ही लगना है, और मेन वर्ब के रूप में सब में क्या आनी है, ING फॉर्म आना है। कोई भी टेंस हो अगर उसमें कॉन्टिन्यूअस लगा है तो उसमें मेन वर्ब के रूप में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, ING फॉर्म का प्रयोग किया करेंगे, ठीक। तो देखते हैं इसमें हैज के साथ में, अब देखो हैज के साथ में वर्ब आया है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक।
अगला देखिए लिखा हैड के साथ में वर्कड है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला देखिए लिखा है यहाँ पे हैज बीन के साथ में वर्किंग आया है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन देखो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हैज या हैव में के साथ में बीन आई हुई है और मेन वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ है हैड बीन वर्किंग। अब देखो हैड बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म आया है, वही चाहिए हमको, हैड बीन के साथ में आईएनजी आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, मीनिंग बता देता हूँ। लिखा हुआ था डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड। डॉक्टर क्या था, बहुत थका हुआ था, एज जैसा कि ही हैड बीन वर्किंग एलोन, वो जैसा कि वो अकेले कार्य कर रहा था, इसलिए डॉक्टर बहुत थका हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इधर अपना आंसर जो है वो जूम करके इधर लिखा हुआ है, तो उसको आप लोग देवियों सज्जनों सब देख लो। ठीक, अगला देखिए लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द जज इक्विटेड। इक्विटेड मतलब होता है छोड़ देना, दोष मुक्त कर देना। ठीक है, हिम ब्लैंक द मर्डर चार्ज। अब मर्डर चार्ज से भाई साहब छोड़, इनको जज छोड़ दिया, तकदीर अच्छी रही होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। अब देखो इसमें यहाँ पे हमको एक प्रीपोजिशन फिलअप करना है। अब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन फिलअप होगा इक्विटेड के अनुसार फिलअप होगा। ठीक है, तो इक्विट जो वर्ड होता है इसके साथ में हमेशा ही ऑफ का प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, और ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है। ये क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन होता है। इसके लिए कोई लॉजिक वगैरह इसमें नहीं होती है, इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे लैक होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, अवेयर होता है, ऐसे इक्विट भी हो गया। तो ये सब के सब जो वर्ड होते हैं इनके साथ में हमेशा ऑफ का प्रयोग, इन्फॉर्म भी इसी में आता है, डिप्राइव, असेम्ड। असेम मतलब होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, नीड, तो ये स्कार्सिटी। तो इन सब के साथ में हमेशा किसका हम प्रयोग किया करते हैं, ऑफ का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन। क्लियर। अगला देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे वही आंसर दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला देखिए लिखा चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मतलब क्या होता है, जल्दबाजी में, मतलब हरी, सोन। ठीक है, तो ये सब क्या है, उसके सिनोनिम है। अब पूछा यहाँ पे क्या है, एंटोनिम पूछा है। अब प्यारे दोस्तों एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट वर्ड। एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट वर्ड होते हैं, मतलब विलोम शब्द पूछा है। तो देखो हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब होता है भयानक, खतरनाक। ठीक है, अगला देखिए लिखा हुआ है रिलेक्टेंट, अनिच्छा, इच्छा ना होना, डिसलाइक, एवर्जन। ठीक, अगला देखिए लिखा डिले। तो यहाँ पे जल्दबाजी और यहाँ पे डिले मतलब देर से। ठीक, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अगला लिखा रिजिड। रिजिड मतलब होता है खुरदुरा। ठीक है, या मतलब जिसका टेम्पर सही ना हो, हमेशा गुस्से में रहता हो, उसके लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इस चारों में से इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिले लिखा हुआ। तो डिले जो इस वर्ड जो डिले है ये क्या है, इसका मोस्ट सुटेबल यहाँ पे ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए लिखा हुआ चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। अब यहाँ पे कोई फ्रेज लिखी हुई है जिसका हमको करेक्ट मीनिंग देखना है। ठीक है, फ्रेज इसी को आप इसी को आप इडियम्स भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में मुहावरा, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुहावरे बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे उसी को इडियम्स को, चाहे उसी को फ्रेज को, चाहे उसी को मुहावरा कहो, व्हाटएवर। ठीक है, मतलब नाम चाहे जो लो, काम एक ही है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बेक एंड कॉल। क्या लिखा हुआ है, बेक एंड कॉल। अच्छा, कभी कभी ये लिख के आता है एट वंस बेक एंड कॉल। क्या लिखा हुआ है, एट वंस बेक एंड कॉल। तो ये भी कभी कभी लिख के आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कभी भी लिख के आपके एग्जाम में आ जाए तो सो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक,
एग्जाम क्वालिफाई करके ही आना है। चलिए देखते हैं। तो लिखा है बेक एंड काल। आजकल अपने मतलब जो पुराना समाज था अपना नारी समाज, और तो वो क्या होता है काफ़ी उसको दबाया जाता है। जैसे घर पे बहुएं जो नई नई आती, उनकी जो सास थी वो चाहती थी एक बार ऐसे बुलाएं, बहू दौड़ते हुए चले जाए, ठीक है। और जो हस्बैंड रहते थे वो भी क्या करते थे, अपनी जो उनकी वाइफ होती थी, हाँ मतलब वाइफ नहीं बोला हूँ, नहीं बवाल करवा दो, भी कल करवा चौथ का वो टेंशन होगा भी आप लोगों को, ठीक है। ठीक, तो उसमें क्या था, वो भी मतलब ऐसा महसूस करते। अब अपने को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा, लेकिन मैं सुनता हूँ कि जो पहले की जो बहू थी तो वो काफ़ी दबा हुआ महसूस किया करती, ठीक है। ऐसा लगता है उनको कंट्रोल किया जा रहा है, उनको दबा के रखा जाता था, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा वेक एंड कॉल, ठीक। मतलब बेक यहाँ पे वर्ड लिया गया, मतलब जैसे ही कोई आवाज़ दे, और कॉल जैसे ही कोई बुलाए तुरंत दौड़ते हुए चले आओ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दबा कर रखना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कम टू नथिंग, गलत। अगला लिखा हुआ है अंडर द एब्सोल्यूट कंट्रोल, मतलब पूरी तरह से किसी के नियंत्रण में होना। क्या होता है? पूरी तरह से नियंत्रण में होना, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अंडर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही है। अंडर ऑल कंडीशन गलत हो जाएगा। तो रिब्यूक, रिब्यूक मतलब होता है रेप्रीमेंड। रिब्यूक मीन्स क्या होता है? रेप्रीमेंड। अब ये भी एक समस्या ही होगा। अच्छा, रेप्रीमेंड मीन्स होता है स्कोल्ड, ये तो जानते ही होंगे। और जो कुछ भी ना तीनों में से कोई ना जानते हो उनके लिए अभी इधर खड़े हैं ना, तो इसका मतलब होता है डांटना फटकारना, डांटना फटकारना, ठीक है। बुरा भला कहना, तो सब मीनिंग सेम होती है। तो रिब्यूक मीन्स होता है रेप्रीमेंड, स्कोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए साथ में इसका लिखा दिया हूँ, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जानते रहिए, क्लियर। और चलिए, और तो खास कोई चीज़ नहीं है, बस यही था। रिब्यूक और रेप्रीमेंड में वो डिफरेंस थोड़ा सा होता है। और डिफरेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बॉस है, अब बॉस अगर बुरा भला कहेगा तो वहाँ पे हम रेप्रीमेंड का यूज कर लिया करते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल। बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फॉलोइंग सेंटेंस। अब भाई साहब यहाँ पे वर्ब की करेक्ट फॉर्म हमको लिखना है, ठीक। अब देखिए लिखा ही ब्लैंक इन इलाहाबाद फॉर 5 years, ठीक है। सुन लो, जैसे ही अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और अगर उसमें सिंस या फिर फॉर के साथ में कोई टाइम वर्ड दिया हो। टाइम वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा शब्द जिससे हमको समय का पता चले, जिससे हमको समय का पता चले। तो ये मैक्सिमम क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो देखो यहाँ पे फॉर के साथ में क्या लिखा हो? फॉर 5 years, लंबे समय से वो रह रहा है ना। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, अब वो तो ऑप्शन देख के भी हमको पता चलेगा कि यहाँ पे बताना वास्तव में क्या चाह रहा है। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है, ठीक है। अब अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर देना। सेंटेंस अगर पास्ट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर देना, ठीक है। सुनिए फिर से, अगर सिंस या फॉर के साथ में किसी भी सेंटेंस में टाइम वर्ड लगा हुआ हो, टाइम वर्ड का मतलब जो समय को बताए। अब समय का मतलब क्या होगा? जो दिन, महीने, हफ्ते, साल इनको बताए, उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम वर्ड बताए। जैसे 5 दिन, 10 महीने, 4 साल, ऐसा कुछ बताए, ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं? टाइम बताने वाले शब्द होते हैं। तो अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो उसको हम किस में रखते हैं? हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखा करते हैं। और जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, अब सेंटेंस अगर प्रेजेंट में होगा तो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, और सेंटेंस पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। अब हमने देखा यहाँ पे लाइव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज, हैव, आईएनजी फॉर्म। तो देखो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये बात समझ लो। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको पहले समझ लो। अब देखो लिविंग लिखा है ना, और मैंने आपको बता रखा है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और उसके साथ में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, इन दोनों का ही प्रयोग कभी भी किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में कभी अकेले नहीं प्रयोग किया जाता, हमेशा इनके पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो देखो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है ना, तो ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट अपना क्या लिखा है? ही लिखा हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ही लिखा हुआ है। अच्छा, ही कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगी तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए।
तो हमने देखा ये जो हैव लिखा है तो प्लूरल होता है, तो देखो थर्ड वाला ऑप्शन भी कैंसिल। अब हमारे पास बचा कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचा। अब देखो लाइव्स लिखा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा हुआ है, एस या ईएस, और इसका प्रयोग तो हम किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया करते हैं। तो ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे समय दिया है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर कहीं भी हम प्रयोग किए हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समय का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैज़ बीन लिविंग, तो इसका जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये ना पता हो किसी को, बस इतना कुछ ऐसे पता हो कि हाँ किसी दिन सर ने ये बताया था कि अगर कहीं भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है तो उसमें समय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये होता है, थोड़ा सा और समझ लो, कि जैसे मान लीजिए कोई कार्य है, तो कोई कार्य उसका कुछ भाग पूरा हो चुका है और वो कार्य आगे अभी भी जारी है, तो ऐसे कार्यों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। जैसे देखिए लिखा ही हैज़ बीन लिविंग इन इलाहाबाद फॉर 5 ईयर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह 5 साल रह चुका है, ये 5 ईयर्स जो हैं ये पूरे हो चुके हैं इलाहाबाद में रहने, और अभी भी आगे भी इलाहाबाद में रह रहा है, ठीक है। तो इस बात का हमें पता किससे चल रहा है, हैज़ बीन लिविंग से पता चल रहा है, क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको देखेंगे। ऐसे कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वह 10 महीने से कार्य कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब हमको बताना है कि लेकिन 10 महीने कार्य कर चुका, अभी भी कार्य कर रहा है, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मान लीजिए 10 महीने का समय हो गया, 10 मंथ का, तो ये इतना कार्य पूरा कर चुका, और अगर आगे अभी भी वो कार्य जारी है तो फिर उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। अब अगर प्रेजेंट में ऐसा है, जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर पास्ट में ऐसा था तो फिर वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अब फ्यूचर में रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी होगा, ठीक। लेकिन वैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कभी नहीं पूछता है, टेट में ही नहीं, बैंक एसएससी रेलवे या कोई भी अदर एग्जाम भी हो उसमें भी वो जल्दी कभी भी पुटअप नहीं किया जाता वहाँ से क्वेश्चन। तो जो मेन क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस से और पास्ट टेंस से पुटअप हुआ करते हैं। अब प्रेजेंट पास्ट से केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से ही नहीं, इवन इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, इन तीनों से भी क्वेश्चन खूब पुटअप होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, तो वही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। अगला देखिए लिखा हुआ फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो देखिए यहाँ पे लिखा द एप्पल्स। अब द एप्पल्स यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल। अच्छा उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में अगर आएगी तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इन लिखा इन प्रीपोजिशन, फिर लिखा मेनी या डिफरेंट कंट्रीज। अब कंट्रीज यहाँ पे प्लूरल है और नाउन है, तो अब प्लूरल नाउन है तो इसके पहले प्लूरल एडजेक्टिव भी होना चाहिए, प्लूरल क्या होनी चाहिए, एडजेक्टिव भी होनी चाहिए। अब जैसे हम लिखते हैं, अगर मान लीजिए इधर मेनी लिखा हमने, मेनी पेन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेनी लिखा है, पेन क्या होना चाहिए, प्लूरल। ऐसे अगर हमने इधर लिखा पेन्स तो आ पेन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पेन्स प्लूरल है, तो आ पेन कैसे होगा, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, मेनी होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नाउन प्लूरल है तो उसको दिखाने के लिए, उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, उसकी विशेषता को बताने के लिए प्लूरल फॉर्म वाला एडजेक्टिव भी चाहिए। हालांकि एडजेक्टिव सिंगुलर या प्लूरल नहीं होते, लेकिन एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लूरल को रिप्रेजेंट किया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेनी लिखा हुआ, तो ये तो सही लिखा हुआ है, डिफरेंट लिखा है भी सही है। अगला देखिए लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन नहीं सही है, ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है, लो हटा देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओ इसको, ठीक है। अगला देखिए, तो ये जब सही है तो ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अगला देखिए लिखा है बुक्स। अब देखो बुक्स सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो बुक्स और इसेंशियल, बुक्स क्या है, जरूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि बुक्स नाउन है और नाउन के बारे में ये बता रहा है। टू क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद मैंने आपको बता रखा है या तो नाउन आता है तो प्रोनाउन, और जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये देखो स्टूडेंट नाउन है और ये क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी है, और जो कि किसके लिए आया है, इस टू के लिए। और ए क्या है, आर्टिकल। अब आप कहेंगे सर नाउन या प्रोनाउन ही बताया था, ए कैसे आ गया, तो भाइयों ये जो ए लिखा हुआ है, देखो ए को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो, सॉरी स्टूडेंट को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ए का कोई मतलब रह जाएगा नहीं। तो देखो क्या मीनिंग निकलेगी, बुक्स आर इसेंशियल टू आ। अब स्टूडेंट हटा दूँ तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए आया है ये इसी स्टूडेंट के लिए आया हुआ है, ठीक है, ये अलग से नहीं आया है। तो इस नाउन के लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए और इससे पहले वर्ड लिखे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए इन लिखा, इन डिफरेंट कंट्रीज। अब देखो यहाँ पे जो कंट्रीज है भी नाउन है और ये भी क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी है ये। क्यों, क्योंकि ये इन प्रीपोजिशन के बाद आया है। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन लिखा है तो इसके बाद ये जरूरी होता है कि इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आए, और नाउन या प्रोनाउन
के अलावा और कोई दूसरा वर्ड आ भी नहीं सकता, और ये जो दोनों वर्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये भी गलत है, क्यों? मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये सही लिखा है। अगला देखिए लिखा हुआ है चेस इज अ गेम व्हिच रिक्वायर्स ग्रेट पेशेंस। अब देखो चेस हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, इज हो गई वर्ब, और आ गेम लिखा हुआ, तो गेम यहाँ पे नाउन हो जाएगा, और व्हिच लिखा है, व्हिच क्या हो जाएगा यहाँ? रिलेटिव प्रोनाउन। वो आपको याद है ना कल जो मैंने आपको हु वाली ट्रिक बताई थी? देखो थोड़ा सा मैं इधर बढ़ना चाहूँगा। देखो कल मैंने एक ट्रिक बताई थी ना हु वाले में, कि अगर हु के लास्ट में मतलब इंट्रोगेशन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। और अगर हु के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है? तो सेम यही काम व्हिच के साथ भी होता है, सेम यही काम व्हिच के साथ भी होता है। तो व्हिच के अगर लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और अगर उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है तो वहाँ पे वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया करता है। तो देखते हैं इसमें, आ जाइए क्वेश्चन पे। अब देखो लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अच्छा, आ गेम सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद में वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है? तो इसलिए रिक्वायर्स लिखा है। आगे लिखा ग्रेट पेशेंट। अब देखो ये नाउन हो गया और ग्रेट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा ना, मतलब लंबा धैर्य रखने की जरूरत होती है। तो ये जो सेंटेंस लिखा। अच्छा एक चीज और जानो छोटा सा, चलिए यहाँ ही पे जानिए। यहाँ पे देखिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो एक चीज़ और जानो, देखो अगर किसी भी सेंटेंस में किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में हमेशा एक वर्ब आएगी, और जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब आती है वो उससे पहले लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है, ठीक है? मतलब ये जो वर्ब आएगी ये हमेशा इस वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार प्रयोग की जाएगी। जैसे हमने लिख दिया ही इज the boy who were awarded by the PM, ठीक है? लिखा हुआ है ही इज द बॉय हु वर अवार्डेड बाय द PM। अब देखो लास्ट में फुल स्टॉप लगा तो हु क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है? अब मैंने बताया रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब उसके पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगती है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब होगी किसके अनुसार लगेगी? बॉय के अनुसार। अच्छा बॉय कैसा है? सिंगुलर है ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ से हम वर्ब को हटाएंगे और वर्ब के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? वाज लिख देंगे, ठीक है? तो ऐसा होता है। तो आज ये अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन। अब थोड़ी सी चीज़ों को और समझो, थोड़ा सा चीज़ों को और समझो। और कैसे समझोगे? ऐसे देखो, जैसे हमने एक पैसेज लिख दिया, हमने लिखा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ब्लैंक किंग वाज वेरी क्रूएल, ठीक है? वन डे ही मेट विथ एन ओल्ड मैन। ऐसे लिख दो, केवल ओल्ड मैन ना लिखूं, अभी आपके समझने के लिए केवल मैं यहाँ पे मैन लिख दे रहा हूँ, विथ अ मैन। ब्लैंक मैन वाज वेरी पुअर, ठीक है? ये आप लोगों के सामने मैंने एक पैसेज टाइप का लिख दिया है, ठीक है? अब समझो इसको, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ। देखो ये जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें हमें आर्टिकल का यूज करना है, तो आर्टिकल कौन से होते हैं? ए, एन और द, यही तीन अपने पास में आर्टिकल होते हैं, ठीक है? तो ए एन का प्रयोग हम हमेशा ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया करते हैं कि जिनके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं हुआ करती है, मतलब जो अननोन चीज़ें होती हैं, ठीक? उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी है,
ठीक है, या जिसकी पहले बात हो चुकी है, अगर बाद में फिर उसके बारे में बताना है, उस व्यक्ति के बारे में, उस वस्तु के बारे में, तो फिर हम क्या करते हैं, उससे पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते, हमेशा द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ वंस अपॉन अ टाइम, एक समय, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। अब देखो यहाँ पे एक बार बात हो गई राजा की ना, अब फिर अगर मैं किंग की बात करूंगा तो फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, आ किंग नहीं लिखूंगा, फिर अब यहाँ पे द किंग लिखूंगा। क्यों? क्योंकि किंग के बारे में बात हो चुकी है। तो द किंग वाज वेरी क्रूएल। आगे देखिए लिखा वन डे ही मेट विथ अ मैन। अब देखो मैन, यहाँ पे पहली बार मैन की बात की जा रही है ना, तो हम क्या लिखेंगे, आ। लेकिन अब एक बार यहाँ पे मैन की बात हो गई तो फिर अब आगे हम कहीं भी बात करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे द मैन लिखेंगे, फिर हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, द मैन। ठीक है, सेम आ जाओ क्वेश्चन पे, लिखा है चेस। अब देखो चेस की एक बार बात यहाँ पे हो चुकी है ना, तो चेस इज अ गेम। अब जब यहाँ पे बात हो गई चेस की, नाम एक बार ले लिया गया, तो फिर आ गेम नहीं, अब तो ये अनजान नहीं रह गया ना, अब तो यहाँ पे इसका पहले हमने इसके बारे में बात कर ली है, तो चेस इज अ गेम नहीं होना चाहिए, चेस इज द गेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो थर्ड लिखा हुआ दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा हुआ है चूज द वर्ड फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे लिखा अ लवर ऑफ मैनकाइंड, क्या लिखा हुआ है, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, मतलब जो मानव जात से प्रेम करता हो। ठीक है, पता नहीं आजकल ऐसे लोग भी होते हैं तो खैर आ जाते हैं टॉपिक पे अपने। अब समझो इसको, वो फिलॉसफी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी ना, तो उसमें भी देखो उसकी शुरुआत किससे होती है, फिलो। ठीक है, देखो एक शब्द होता है फिल या एक शब्द होता है फाइल। ठीक है, जैसे फिलॉसफी बना तो वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, फिलो और सोफिया। ठीक है, तो फिलो मीन्स क्या होता है, लव, फिलो मीन्स क्या होता है, लव, और सोफिया मीन्स क्या होता है, लड़की नहीं, सोफिया लड़की का नाम नहीं है, सोफिया मीन्स होता है नॉलेज। ठीक है, वो आप लोगों ने वो एक आजकल वेब सीरीज चल रही है ना, उसका क्या नाम है, ताजमहल करके है कुछ, तो उसमें वो टीचर रहते हैं, वो पढ़ाने जाते हैं, उसमें जैसे वो बताते हैं कि फिलॉसफी मीन्स बेटा क्या होता है, तो स्टार्टिंग करते हैं, बोलते हैं फिलो मीन्स होता है लव, और सोफिया जैसे वो बोलते हैं तो सारे बच्चे वो चिल्ला देते हैं सर लड़की। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत समझना। तो देखो मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शब्द लिखा हुआ है और उसमें फिल या फाइल शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये हमेशा उस वर्ड में लव की बात करेगा या अफेक्शन की बात करेगा। किसकी बात करेगा, अफेक्शन की। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी भी शब्द के लास्ट में या मतलब किसी भी शब्द में MIS मिस जुड़ा हुआ है, तो ये हमेशा बात करेगा हेट। हेट मीन्स क्या होता है, घृणा की बात करेगा। ठीक है, और लव या अफेक्शन, लव मीन्स क्या होता है, ये तो आप लोग अच्छे जानते होंगे प्रैक्टिकली, और अफेक्शन मीन्स होता है लगाव। ठीक है, अफेक्शन मीन्स क्या होता है, लगाव होता है। ठीक, आगे देखो, और एक वर्ड होता है एंड्रो या एक वर्ड होता है एंथ्रो, और अगर ये कहीं भी लगा हुआ है तो ये हमेशा दिखाता है मैनकाइंड की बात करेगा। ये किसकी हमेशा बात करेगा, मैनकाइंड, मानव जाति की बात करेगा। ठीक है, या मेल की बात करता है। देखो इसी एंड्रो से बना है आपका एंड्रॉयड, इसी एंड्रो से क्या बना है, एंड्रॉयड, मतलब ये थोड़ा मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब ये माना जाता है कि जो मेल होते हैं वो फीमेल की तुलना में ज़्यादा इफिशियंट होते हैं काम करने में। ठीक है, तो इसीलिए देखो पहले जो आती है तो टिकटॉक वाली मोबाइल आती थी ना, टच पैड, मतलब जिसमें बटन लगी होती थी, उसके बाद में फिर क्या आया, एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड इसलिए नाम रखा गया था कि जो पहले वाली मोबाइल थी उसकी तुलना में ज़्यादा इफिशियंट है, ज़्यादा काम करेगी। ठीक है, तो खैर आ जाइए अपने टॉपिक पे। तो एक वर्ड और देखिए, एक वर्ड होता है GYN, और अगर ये कहीं भी लगा हुआ है तो ये हमेशा दिखाता है फीमेल को या वुमेन की बात करेगा। ये किसकी बात करता है, वुमेन, मतलब महिला की बात करेगा। ठीक, एक देखो वर्ड होता है ओमनी, ओमनी मीन्स होता है आल। ओमनी वर्ड अगर कहीं भी लगा हुआ है तो ये हमेशा किसको दिखाता है, आल को दिखाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर जानेंगे तो जीवन खुशहाल रहेगा, वर्ड को मतलब बनाने में काम आएंगे। ये जो भी आपके सामने लिखे इनको बोला जाता है रूट वर्ड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, रूट वर्ड्स इनको बोला करते हैं। देखो रूट मीन्स क्या होता है, जड़, और पौधा जो होता है वो जड़ से ही निकलता है ना वहाँ से, तो रूट वर्ड से हमको ये पता चलता है कि कोई शब्द बना कैसे है। रूट वर्ड से हमको क्या पता चलता है कि कोई शब्द बना कैसे। अब देखो कैसे बनाएंगे शब्द, देखो फिल और मिस और एंड्रोगाइन, इन्हीं को मिला के हम वर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो देखो एक पहले देख लो, देखो यहाँ पे लिखा फिल एंथ्रोपिस्ट।
अब देखो इसमें दो शब्द लगे हैं, एक फिल लगा हुआ है, एक एंथ्रो लगा है, ठीक है। अब फिल या फाइल ये किसको दिखाता है, लब को दिखाता है, और एंड्रो या एंथ्रो किसको दिखाता है, मैन काइंड को दिखाता है, ठीक है। मानव जात की बात करेगा तो लब किससे, मैन काइंड से, तो यही लिखा है लवर ऑफ मैन काइंड, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फिलएंथ्रोपिस्ट, मानव प्रेमी, क्या बोलेंगे, मानव प्रेमी। लेकिन अगर इसी का अपोजिट बताना हो तो हम क्या यहाँ पे लिख देंगे, मिसएंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट। अब देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं, वैसे इतना बड़ा शब्द अभी आप देख लेंगे तो आधे लोग बिना पढ़े ही इसको छोड़ देंगे, क्वेश्चन ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक, इसको फेस करना है। तो देखिए लिखा है मिसएंथ्रोपिस्ट, तो देखो मिस किसको दिखाता है, हेट को दिखाता है, और एंड्रो या एंथ्रो किसको दिखाता है, ये हमेशा मैन काइंड की बात करेगा। तो यहाँ मानव प्रेमी और ये क्या हो जाएगा, मैन हेटर हो जाएगा। अ लवर ऑफ मैन काइंड लिखा हुआ था ना, तो यहाँ हेटर हो जाएगा, तो जो मानव जात से घृणा करता हो, ऐसे लिख दे रहा हूं, घृणा करने वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिसएंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। ऐसे देखो अब कुछ लोग होते हैं महिला प्रेमी भी होते हैं, कुछ अपने भाई महिला प्रेमी भी होते हैं, दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं ना, तो इसको क्या लिखेंगे, फिलोगाइनिस्ट, ठीक है। तो देखो फिल या फाइल किसको दिखाता है, लब को दिखाता है, और GYN किसको दिखाता है, वुमेन को दिखाता है, ठीक है। तो जो महिला प्रेमी होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, फिलोगाइनिस्ट। अब इसी का अपोजिट हमको बताना है तो हम फिर क्या लिख देंगे, मिजोगाइनिस्ट, ठीक है। क्या लिख देंगे, मिजोगाइनिस्ट। तो मिस किसको दिखाता है, हेट को दिखाता है, और गाइन किसको दिखाता है, वुमेन को दिखाता है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब जो महिला से घृणा करता हो, और ये क्या हो जाएगा, जो महिला से प्रेम करता हो, महिलाओं से काफ़ी लगाव रखता हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिलोगाइनिस्ट बोल देंगे, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे उसको ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ। तो फिलोगाइनिस्ट, सुन लो फिर से, फिलोगाइनिस्ट जो महिलाओं से प्रेम करता हो। हाँ, आपके एग्जाम में कैसे आएगा ये भी देख लो। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और इसको आप लोग आशा करता हूँ नोट कर लेंगे, किनारे हो जा रहा हूँ कि जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। और मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसको। देखिए अगर यही आपके एग्जाम में आएगा तो यहाँ पे लिखा अ लवर ऑफ मैनकाइंड, अच्छा ऐसे लिखा हो अगर, वन हु हेट्स वुमेन, ठीक है, जो महिलाओं से घृणा करता हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मिजोगाइनिस्ट, ठीक है। मिजोगाइनिस्ट के सामने यही लिख लेना, वन हु हेट्स वुमेन, और अगला लिखा है वन हु लव्स वुमेन, ठीक है। तो इसके सामने, ये इसके सामने लिख लेना, जो महिलाओं से लगाव रखता हो, प्रेम करता हो, ठीक है। ये तो इधर लिखा ही है, और एक ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जहाँ लवर लिखा हुआ है यहाँ पे हो जाएगा हेटर, या फिर ऐसे लिखा होता है मैन हेटर, मैन हेटर लिखा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो महिलाओं मानव जात से घृणा करता है, ठीक है। तो अगर वो याद रहेगा तो फिर आप लोगों को ये सब रटने की जरूरत नहीं रहेगी। अब मैंने आपको ये बता दिया वर्ड बनते कैसे हैं, और जब आप ये समझ जाएंगे वर्ड बनते कैसे हैं तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। चलिए देखते हैं इसको। तो आ जाइए क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे थीस्ट, थीस्ट मीन्स क्या होता है, आस्तिक। थीस्ट मीन्स क्या होता है, आस्तिक, मतलब जो भगवान में, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वन हु बिलीव्स इन गॉड, ठीक है। ये एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिखा रहेगा, वन हु बिलीव्स इन गॉड, ठीक है। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक, और जो नहीं रखता उसको हम क्या बोलते हैं, एथीस्ट। और एथीस्ट मीन्स होता है नास्तिक, मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। दोनों ही खूब पूछे जाते हैं। अगला देखिए लिखा वेटरन, वेटरन मीन्स होता है सीजन्ड, स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड,
ठीक है, तो ये सब आपस में सिनोनिम है और इसकी हिंदी होती है अनुभवी। क्या होता है? अनुभवी। एग्जाम में आएगा तो लिखा रहेगा वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड। ठीक है, मतलब किसी क्षेत्र में जिसके पास में कोई लंबा एक्सपीरियंस हो, लंबा अनुभव हो, उसको क्या बोलते हैं? वेटरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटरन बोलते हैं। जैसे देखिए, जो आर्मी चीफ होते हैं, आर्मी चीफ क्या होता है? बहुत दिन से आर्मी में रहते हैं ना। आर्मी जो चीफ होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत दिन से आर्मी में रहते हैं, तो उनके पास एक लंबा अनुभव होता है, तो क्या होते हैं? वेटरन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। और जैसे आप लोग भी हैं, आप लोग भी दावा करते हैं किसी ना किसी चीज़ में हमेशा वेटरन होने की। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी किसी न किसी चीज़ में हमेशा वेटरन होने के बारे में दावा किया करते हैं कि अरे हमको बहुत नॉलेज है, हम बहुत मतलब ठीक है पढ़े लिखे हैं। अगला देखिए, फिलैंथ्रोपिस्ट, ये तो आपको पता चल गया, ये सही ऑप्शन होगा, मानव प्रेमी। अगला देखिए लिखा हुआ ओमनीपोटेंट। अब देखो मैंने बताया ओमनी मीन्स क्या होता है? ऑल। ओमनी हमेशा किसको दिखाता है? ऑल को दिखाता है। और पोटेंट, पोटेंट दिखाता है पोटेंशियल को, ये बात करता है पावर की। तो पावर, कितनी पावर? सारी पावर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सारी शक्तियां हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वशक्तिमान। क्या बोलते हैं उसको? सर्वशक्तिमान बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एक आध दो वर्ड में और लिख दे रहा हूं। जैसे हमने लिखा ओमनी प्रेजेंट, तो देखो ओमनी मीन्स क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा, और प्रेजेंट मीन्स क्या हो जाएगा? उपस्थित होना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मतलब कोई ऐसा जो हर जगह उपस्थित हो, तो इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त हो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सर्वव्यापी। और है कौन ये? गॉड ही है ना, मतलब ईश्वर कहते हैं ना हर जगह व्याप्त हैं। तो देखो ओमनी, ऐसे ओमनी शब्द कहीं भी लगा हुआ हो तो हमेशा किसकी बात करेगा? वहाँ पे ओमनी शब्द कहीं भी लगा हो तो हमेशा आल, मतलब सब की बात करेगा। एक आध दो और देखो, जैसे हम अब इधर देख लो, जैसे मैं लिख दूँ ओमनीसिएंट। ठीक है, तो ओमनी मीन्स क्या होता है? ऑल। ठीक है, और सिएंट किससे बना है? साइंस से। किससे बना है? साइंस। देखो साइंस जो शब्द है, साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया नामक शब्द से हुई है। ठीक है, लैटिन वर्ड सिंटिया से हुई है। तो जो सिंटिया वर्ड है, सिंटिया मीन्स होता है टू नो। सिंटिया मीन्स क्या होता है? टू नो। इसी सिंटिया शब्द से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है। तो टू नो, टू नो मीन्स क्या होता है? जानना। तो अब इसकी मीनिंग जानना, तो ये भी मीनिंग जानना, इसकी भी मीनिंग जानना। तो जानना क्या? सब कुछ। जो सब कुछ जानता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी उसी को बोलते हैं। तो जो सब कुछ जानता है उसी को क्या बोलते हैं? सर्वज्ञानी। अब एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में आप क्या आएगा तो लिखा होगा वन हु नोज एवरीथिंग। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, और ये वाला जो लिखा हुआ था ओमनी प्रेजेंट वाला, ओमनी प्रेजेंट का जो लिखा था ऐसे लिखा होगा वन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर। क्या लिखा होगा? वन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर, जो हर जगह व्याप्त होता है। एवरीवेयर का मतलब हर जगह, मतलब ठीक है, तो जो हर जगह उपस्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। तो देखो ओमनी कहीं भी शब्द लगा हुआ हो, क्या लगा हो? ओमनी शब्द कहीं भी लगा हुआ हो तो हमेशा आल की बात करेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अगर आपको ये चीज़ रूट वर्ड पता है तो आपको मान लीजिए बाकी ऑप्शन नहीं भी पता है तो भी आप आंसर सही वहाँ पे टिक कर सकते हैं। जैसे यही सेंटेंस लिखा हुआ था। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहीं पे लिखा होता वन हु हैज़ ऑल पावर्स। ठीक है, ऐसा लिखा होता कि वन हु हैज़ ऑल पावर्स, मतलब जिसके पास सारी शक्तियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते? अब आपको पता चला यहाँ पे कि क्वेश्चन में बात किया है आल की। अब हो सकता है कि बाकी के आपको तीनों मीनिंग ना पता हो, लेकिन आप जब आल देखेंगे तो आपके माइंड में ये जरूर क्लिक करेगा, अच्छा सर ने बताया था आल अगर कहीं बात करेगा तो वहाँ ओमनी लिखा होता है। तो हो सकता है आपको ये तीनों ना पता हो, लेकिन आप जैसे देखेंगे ओमनी लिखा हुआ तुरंत आप इस पर टिक मार के चले आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करता है रूट वर्ड आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा हुआ है फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन वर्क। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है? इनिमिटेबल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इनिमिटेबल। चलो थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं। ठीक है, लिखा हुआ है इनिमिटेबल। तो अब इनिमिटेबल लिखा हुआ है, अब अगर मैं बात करूंगा इनिमिटेबल की तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इनोवेट करना, कॉपी करना, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या पूछ रहा है? एप्रोप्रिएट मीनिंग। तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड,
मतलब जहाँ पे पहुँचना आसान ना हो, जहाँ पहुँचा ना जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं? इनएसेसिबल बोलते हैं, मतलब जहाँ पे पहुँचा ना जा सके। ठीक है, अगला क्या लिखा? इनकैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल। क्या होता है? इनक्रेडिबल या अनबिलीवेबल भी बोला जाता है। अगला देखिए लिखा इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसमें सही हुआ है। अगला लिखा अ लिस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स की जो लिस्ट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? वो कैटलॉग, नहीं उसको नहीं बोलते हैं, खैर इसको आप लोग देखिएगा उसमें। अगला देखते हैं, तो वही ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। अब देखो एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी मीन्स होता है शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान। ठीक है, क्या होता है? शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान, मतलब शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, किसी चीज की उत्पत्ति कैसे हुई, उस चीज को यहाँ पे बताता है। ठीक है, किसी वर्ड की। तो देखिए लिखा एक्ट ऑफ स्पाइंग। स्पाई मीन्स क्या होता है? जासूसी करना। क्या होता है? जासूसी करना, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला लिखा फ्री फ्रॉम ब्लेम, हटा देना, दोष मुक्त करने, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोनरेट। क्या बोलते हैं? एक्सोनरेट बोलते हैं। अगला देखिए ए सी नहीं ई लिखा हो। ठीक है, अगला लिखा है लाइकनेस ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति को लाइक करना। अब इसको कुछ अलग से नहीं बोलेंगे, लिखा हुआ है तो ये भी गलत। अगला लिखा अ स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्क्स। अब देखो यहाँ पे वर्क्स लिखा है, अब ओरिजिन की बात यहीं पे किया हुआ है, तो ऑप्शन तो यही सही है, लेकिन वास्तव में ये जो होता है वो शब्दों की बताता है, वर्ड्स के बारे में बताता है। ठीक है, ये किसके बारे में बताता है? वर्ड्स के बारे में बताता है, शब्दों के बारे में बताता है। ठीक है, तो खैर इसमें जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 4 सही लिखा हुआ है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, लिखा हुआ है गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रखा है ना, तो पहले समझो इसको। देखो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु, हुम, व्हिच और दैट, ये 4 रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये चारों लिखे हैं। हु और हुम का प्रयोग हमेशा हम करते हैं पर्सन के लिए, और व्हिच का प्रयोग करते हैं हम हमेशा थिंग्स या एनिमल्स के लिए, और दैट का प्रयोग करते हैं कुछ स्पेशल केस में। अब स्पेशल केस क्या होता है? स्पेशल केस ये होता है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें ऑल, नन, फ्यू, लिटिल, अब फ्यू का मतलब अ फ्यू लिखा होगा तब भी द फ्यू लिखा होगा तब भी, ऐसे लिटिल का मतलब अ लिटिल लिखा होगा तब भी, द लिटिल लिखा होगा तब भी। ठीक है, उसके बाद में देखिए द सेम, द ओनली, somebody, nobody, अब anybody भी होगा, something, STH लिख दे रहा हूँ, something, anything, everything, या फिर जितने भी ऑर्डिनल नंबर हैं। ऑर्डिनल नंबर मतलब जो ऑर्डर को बताते हैं। अब ऑर्डर कौन से बताते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और उसके साथ में सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज का मतलब क्या होता है? सुपर, देखो डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के हमको क्वालिटीज के बारे में बताना होता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री जब 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन होता है। ठीक, और जब 2 से अधिक होते हैं व्यक्ति या वस्तु तो उनके बीच में जब हम क्वालिटीज को कंपैरिजन करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री, बेटर क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में यहाँ पे ऑल, नन, फ्यू, लिटिल, द सेम, ये सेम लिखा हुआ है SAME, द ओनली, समबडी, नोबडी, अब समबडी, नोबडी, एनीबडी भी आएगा, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग भी आएगा, समवन, नो वन, एनीवन, ये सारी चीज़ें ऑर्डिनल नंबर, सुपरलेटिव डिग्रीज, अगर इन सब का प्रयोग किया गया है तो उस सेंटेंस में हमेशा हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया करते हैं। अब चाहे उसमें बात पर्सन की किया हो, चाहे थिंग्स की किया हो, एनिमल की बात किया हो, इन सबसे मतलब नहीं होता। बस इनमें से कोई वर्ड दिख जाए सेंटेंस में तुरंत वहाँ पे हम किसका प्रयोग कर देंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऑल लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया दैट इज राइट ऑप्शन। ठीक है,
और वैसे हु, हुम, व्हिच और दैट इनको रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के लिए करते हैं, हुम का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, और व्हिच का प्रयोग इसका हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दैट का प्रयोग तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि इसका प्रयोग कुछ स्पेशल केस में करते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप नोट रखेंगे, इतना आप ध्यान रखेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो वही दैट इधर लिखा हुआ है। अगला देखिए लिखा है कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। अब देखिए लिखा है योर हैंड राइटिंग शुड बी। अब हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ी जा सके ना। तो देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंट, अभी इंटेलिजेंट तो कोई पर्सन होता है, हैंड राइटिंग तो होगी नहीं, तो गलत। इंटेलिजिबल, हाँ मतलब जो पढ़ी जा सके। अगला देखिए लिखा इंटेलेक्चुअल। अब इंटेलेक्चुअल तो पर्सन होगा। अच्छा इंट्रोवर्ट, देखो इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखी। इंट्रोवर्ट मीन्स क्या होता है? अंतर्मुखी। और एक वर्ड होता है एक्सट्रोवर्ट। एक वर्ड क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मीन्स क्या होता है? बहिर्मुखी, ठीक है। अब ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी ये सब क्या होते हैं, ठीक है, इसको भी जानना जरूरी है। तो भैया अंतर्मुखी होता है जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपके दोस्त होंगे, आपके घर में भी कुछ लोग होंगे कि मतलब वो अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करते। गाँव में कहावत है कि हाथी मार के गप कर ले, ठीक है। तो हाथी मार के मतलब, अब हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है ना, अगर उसको आप उसका शिकार करोगे तो सबको पता चलेगा, क्योंकि लाओगे। अब ऐसा तो है नहीं जेब में हाथी का शिकार कर लियो जेब में लेके चले आओगे, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके साथ चाहे जो भी हो वो किसी को कुछ बताते नहीं, अपने मन में चीज़ों को रखते हैं और खुद ही केवल जानते हैं, दूसरों तक पहुँचने नहीं देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सबको सब कुछ बताते हुए चलते हैं, कहते हैं ना लाइफ मेरी एक क्या है, ओपन बुक है, खुली किताब है। तो वो क्या होते हैं? एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, ठीक। चुप्पा कहते हैं उनको गाँव में, ठीक है। तो आ जाओ इधर। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सेकंड लिखा हुआ दैट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, वही ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला देखिए लिखा हुआ है पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो गुलेबल, गुलेबल मतलब होता है जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके, ठीक। तो ये तो सही लिखा हुआ है। अगला लिखा इनफेलिएबल, अचूक मतलब जिसमें कोई गलती ना हो, ये भी सही लिखा हो, मतलब अब सही लिखा हुआ तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखो लिखा इंस्टिगेट, तो इंस्टिगेट होता है, तो यही ऑप्शन नंबर थर्ड अपना सही होगा। क्यों? क्योंकि ये इनकरेक्ट है। अगला देखिए लिखा इनन्सिएट, तो ये भी सही लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन वही लिखा है इंस्टिगेट। तो अगला देखिए लिखा हुआ है पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। अब एक तरफ से हमको सब में एक्सपेल्ड और देखना है मतलब, तो यहाँ पे कह रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो एल्यूसिडेट सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नहीं होगा। हाँ एग्जाग्रेट, एग्जाग्रेट ये वाला ऑप्शन अपने को गलत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एग्जाग्रेट ये स्पेलिंग गलत है, EXEGGRAT, एग्जाग्रेट होना चाहिए। अगला देखिए एग्जाइल, एग्जाइल वनवास होता है ना, और एक्सोनरेट अभी बताया आपको पीछे, दोष मुक्त कर देना। तो आप एक वर्ड और होता है इसी एग्जाइल का सिनोनिम होता है, वो मुझे कुछ ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है। चलो आप लोग खोज लीजिएगा, इसी का सिनोनिम होता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो एक्सोनरेट दोष मुक्त कर देना ये तो होगा नहीं। एग्जाइल बनवास, वो भगवान नाम गए थे ना बनवास, तो वही होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। तो यही अपना ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। इलिसिडेट मतलब अस्पष्ट होता है, चलो क्या लिखूंगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड लिखा दैट इज द राइट ऑप्शन। इतना सब इस पर नौटंकी हो गया है, चलो बस इतना समझो कि इसका ये वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये सही हुआ है, ठीक है। सही क्यों है? क्योंकि यही इनकरेक्ट है। चलिए अगला देखिए लिखा हुआ है द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस को किसने लिखा? जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ था ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब खूब आता है एग्जाम में कि पोएट एक मतलब कोई रचना दे देगा और पूछेगा कि इसके पोएट कौन है, राइटर कौन है, ठीक है। तो जॉन मिल्टन भाई साहब हैं अपने ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बहुत ही अच्छी पोएम है, इसको मैंने भी पढ़ा हुआ है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रामेटिकल एरर हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए लिखा है टेक दिस, अब दिस सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। द रोड टू गो मतलब जाने के लिए सही लिखा हुआ है। अब सही लिखा मतलब ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस,
चलो इसको छोड़ो। अगला देखिए लिखा हुआ है लेट अस एम टू डू गुड, तो ये भी लिखा हुआ है। और अगला लिखा हुआ है टेक डाउन हिज एड्रेस इन योर कॉपी। अगला लिखा आई रोट टू हिम एस्टरडे, आई रोट हिम हो जाएगा, मैंने उसे लिखा हुआ था एस्टरडे। तो यहाँ पे हमें लगता है कुछ इनकरेक्ट टाइप का होना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, तो इसमें करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा आप लोग इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा है आई रोट, चलो जो भी लिखा हुआ हो, ठीक है, हमें लगता है इनकरेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए लिखा इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। कह रहा है इंटीग्रिटी क्या है, बैकबोन ऑफ कैरेक्टर, मतलब जो व्यक्तित्व है उसका क्या है, एक बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी है, मतलब सबसे मजबूत है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है सिम्बली, अगला क्या लिखा है मेटाफोर, अगला क्या लिखा हुआ है एपोस्ट्रोफ, और अगला क्या लिखा हुआ ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है, जाहिर सी बात है कि इसमें जो है मेटाफोर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर अपना सेकेंड होगा यही इसमें बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, वही ऑप्शन में दिया है। अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन जो दिए हुए थे, मैंने ये यहाँ पे इसीलिए दे रखा कि जिससे आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मेटाफोर को। तो मेटाफोर क्या होता है, अ वर्ड और फ्रेज। अब एक शब्द भी हो सकता है और एक शब्दों का समूह भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे, मतलब हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं किसी चीज़ को, क्या करने के लिए, टू शो दिखाने के लिए, दैट की समबडी या समथिंग, मतलब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हैज़ द सेम क्वालिटी, मतलब सेम क्वालिटी होती है एज अनदर थिंग, मतलब जैसे कि दूसरे में है। अब अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो ये क्या कह रहा है, इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। तो इंटीग्रिटी कैसी है, उसके बैकबोन है, जैसे बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी जिस पे पूरा शरीर खड़ा होता है, वैसे ही इंटीग्रिटी क्या है, कैरेक्टर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि कुछ शब्द होते हैं जैसे लाइक हो गया, एज हो गया और सो हो गया, इन सब का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला देखिए लिखा हर वर्ड्स वर अ नाइफ इन हिज हर्ट। अब देखिए उसके जो वर्ड हैं वो कैसे थे, एक चाकू हैं, ठीक है, मतलब चाकू से जैसे अगर किसी के हर्ट में घोंप दिया जाए तो जो दर्द होगा, वैसे ही उसने जो वर्ड बोला है उससे जो दर्द हुआ है, मतलब उसके जो वर्ड्स हैं वैसे ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इसकी क्वालिटी का इससे कंपैरिजन किया गया। अगला बढ़ते हैं सिमली। अब देखिए सिमली क्या है, इन अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग चीज़ों में डायरेक्ट कंपैरिजन इधर किया जाता है, वस्तुओं में भी। एंड वर्ड्स एज लाइक सो etc आर यूज्ड, और इसमें क्या किया जाता है, ये एज लाइक सो इन सब का प्रयोग इस टाइप के मतलब फिगर ऑफ स्पीच में किया जाता है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में आप लोगों ने सुन रखा होगा अलंकार, हिंदी में आप लोगों ने अलंकार सुन रखा होगा, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो देखो जैसे हम कहते हैं ना कि वह इतना तेज है, या फिर वह इतना अच्छा है जितना कि राम, वह इतना ईमानदार है जितना कि मोहन, ये सब हम बोलते हैं ना। तो जितना ईमानदार मोहन है उतने ही ईमानदार सोहन है। तो यहाँ पे क्या किया गया, दोनों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, ठीक। तो देखिए एग्जांपल, देखिए लिखा ही इज एज। अब देखो एज का प्रयोग किया गया है ना, तो ही इज एज फास्ट एज रमन, वह इतना तेज है जितना कि रमन। वह इतना तेज है जितना कि रमन। तो यहाँ पे ही में और रमन में डायरेक्ट क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया हुआ, इमेजिनेशन नहीं है, कंपैरिजन है। चलिए बढ़ते हैं आगे, सिंपल है एकदम। अगला देखिए लिखा एपोस्ट्रोफ। अब इसमें क्या होता है, एन एपोस्ट्रोफ इज अ डायरेक्ट एड्रेस। अब डायरेक्ट एड्रेस का मतलब यहाँ पे पता नहीं, संबोधित करना होता है, ठीक है। टू द डेड, मतलब किसी मरे हुए को, टू द एब्सेंट जो वहाँ पे ना हो, और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट। पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु ऐसी जो कि हो निर्जीव लेकिन उसमें गुण किसके हों, सजीव हों, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्सनिफाइड।
आइडिया या फिर किसी विचार को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफ बोलते हैं। अब जैसे लिखा ओ गॉड, अब देखो यहाँ पे गॉड प्रेजेंट नहीं है, प्लीज सेव मी, अब यहाँ पे गॉड प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफ हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा लगा हुआ होता है। अगला देखिए लिखा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन ये अपोजिट चीज़ों को दिखाता है, विरोधाभास को दिखाता है। क्या करता है, विरोधाभास को दिखाता है, हमेशा दो अलग अलग चीज़ों को दिखाएगा, अलग अलग चीज़ों को तो दिखाएगा ही, उनके बीच में विरोध दिखाएगा, उल्टापन दिखाएगा। अगला देखिए तो लिखा एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच कंटेनिंग, जो कंटेन करता है, जिसमें होता है वर्ड्स, कैसे वर्ड्स होते हैं, दैट सीम टू कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट का मतलब होता है एक दूसरे का खंडन करना, विरोध करना, ठीक है। तो देखिए लिखा है लाइफ इज फुल ऑफ एक्किंग जॉय। अब देखो एक मतलब दर्द होता है ना, और जॉय मीन्स क्या होता है, आनंद होता है। अब लाइफ कैसे आनंद से भरी हुई, मतलब दर्द भरे आनंद से भरी हुई है, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कि भैया क्या हो गया, बोले इन्हें सुख दुखवा हो गया, ठीक है। अब मतलब ज़्यादा सुख के कारण होने वाला दुख, तो दोनों कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऑक्सीमोरन है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, एक मीन्स होता है दर्द, भैया ये देखो, एक मीन्स होता है दर्द, पेन, ठीक है। तो इधर दर्द की बात कर रहा है, इधर आनंद की बात कर रहा है, तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए लिखा इन द गिवन टू सेंटेंस सेलेक्ट फ्रॉम द आंसर चॉइस द वर्ड व्हिच हैज द सेम मीनिंग एंड कैन बी यूज्ड इन सेम कॉन्टेक्स्ट एज अंडरलाइंड पार्ट ऑफ बोथ सेंटेंसेस। तो यार इसमें अंडरलाइन वाला पार्ट तो कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है, हमें लगता है ये कुछ टाइपिंग एरर है। तो लिखा है द स्टेडियम इज सो लार्ज दैट इट कैन सीट मोर देन 200 स्पेक्टेटर्स। कह रहा है स्टेडियम बहुत बड़ा है और इसमें बैठ सकते हैं 200 से ज़्यादा लोग। अगला लिखा मोहन इज़ विलिंग टू एडजस्ट दिस टूर प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। तो मोहन क्या कर रहा है कि ये जो टूर प्रोग्राम है इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इच्छा है उसकी। तो ऑप्शन में दिया है एकोमोडेट। अगला लिखा अरेंज, होल्ड, गिव, प्लेस। देखो इसमें ये हमें लगता है कहीं पे इसमें अंडरलाइन होना चाहिए, कुछ इसमें मिसप्रिंट है और अंडरलाइन वाला पार्ट दिया नहीं है, तो फिर कुछ डिसाइड नहीं हो सकता। चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये आंसर कुछ एकोमोडेट करके दिया है, अब मैं इसको एक्सप्लेन यहाँ पे जब तक हमको करेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा तब तक कैसे उसको मैं बता दूं उसमें, तो खैर आप लोग देख लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन है वो। अगला देखिए लिखा है पूस की रात। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पूस की रात बहुत ही फेमस लिटरेरी आर्ट है, किसकी, मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक है, बहुत ही फेमस है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है चूज द सिनोनिम, चूज द सिनोनिम फॉर फॉलोइंग वर्ड। अब देखो डेरोगेटरी लिखा हुआ है, डेरोगेटरी मीन्स होता है अपमानजनक। डेरोगेटरी मीन्स क्या होता है, अपमानजनक होता है। अब अपमानजनक का क्या पूछेगा, सिनोनिम, तो अपमानजनक मतलब अपमानजनक, तो रेजोल्यूशन गलत। सोलेस, सोलेस मतलब होता है सांत्वना। सोलेस मीन्स क्या होता है, सांत्वना देना, दिलासा देना, ढाढ़स बनाना, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला लिखा ह्यूमिलेटिंग। हाँ, ह्यूमिलेटिंग मतलब भी होता है आनंद, मतलब अपमानजनक, ठीक है, मतलब ह्यूमिलिएट करते हैं जब किसी को बुरा भला कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम में वो भी लिख सकते हैं जो आपको बताया था पीछे, रेप्रीमेंड, स्कोल्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बताया था, तो उसको भी वहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगला देखिए लिखा फॉरलॉर्न मतलब होता है अनाथ, तो ये नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे, वही ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है द कास्टअवे इज फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑथर। अब देखिए यहाँ पे लिखा द कास्टअवे लिखा हुआ है और ये शॉर्ट स्टोरी है और ये किसके द्वारा लिखी गई हुई है, ये देखो ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है, पेडागॉजी आप में आती है ना, तो उसी का क्वेश्चन है। तो उसमें आजकल ये ट्रेंडिंग है क्वेश्चन की, उसमें पूछ लेता है कि कौन से राइटर हैं, या कोई राइटर का नाम देके नीचे उनके जो भी उन्होंने लिखा होगा, कविता है या फिर कोई कहानी है, नॉवेल है, उसको पूछ लेगा, या फिर यहाँ पे नाम दे के राइटर नीचे पूछ लेगा, ठीक है, या फिर कोई कोटेशन दे देता है, कोटेशन का मतलब कोई वाक्य दे देगा, पूछ लेगा कि ये किसने कहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आजकल पूछी जा रही हैं। तो ये जो है ये अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज
हेल्ड हाई, बहुत ही फेमस लाइन है, अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये द माइंड विदाउट फियर, ये है ना पोएम, तो उसी का ये है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नेचर पोएट। अपने जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नेचर पोएट इनको बोला गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सेकंड सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन फॉलोइंग सेंटेंस। लिखा हुआ फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ठीक है। तो फेयर इज फाउल, निष्पक्षता बेईमानी है, मतलब बेईमानी ही, तो दोनों क्या किया गया है, एक दूसरे का विरोधाभास की गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। अब देखो अप्रूव लिखा है, अब अप्रूव का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा। तो ये देखो आईएनजी लगा है, ये तो हो नहीं सकता, ईडी लगा ये भी नहीं हो सकता, एस या ईएस लगा ये भी नहीं होगा, तो अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड, बढ़ते हैं आगे। वो सब वर्ब हो जाएंगे ना, वो तो नाउन चाहिए था इसलिए मैं बताया हूँ उसको। अगला देखिए लिखा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना, देखो रीता सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब हो गई, अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो टू लिखा है टू प्रीपोजिशन है, और ये जो है ये पूरे के पूरे क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट से कभी इनडायरेक्ट नहीं बनाया जाता, ठीक है। जो डायरेक्ट है सॉरी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, जो पैसिव वॉइस बनाते हैं हमेशा मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट से बनाया जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है इसे सब्जेक्ट बनाते हैं। देखो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं सिंपल सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर क्या आती है, मेन वर्ब आती है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देते हैं, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, और कोई भी पैसिव वॉइस हो उसके मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर उसके बाद में बाई जोड़ते हैं, या फिर जो वर्ड यहाँ लिखे होंगे उसको यहाँ जोड़ देंगे और फिर बाई लिखते हैं, और फिर ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है इसको यहाँ पे हम क्या, मतलब ये जो सब्जेक्ट लिखा है इसको हम यहाँ पे क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। क्लियर, तो ये हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए अ लेटर, अब सब्जेक्ट अ लेटर होना चाहिए, तो देखो टू हिम तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा टू हिम अ लेटर, ये तो फिर एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि इससे कभी भी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। अगला लिखा अ लेटर वाज। अब देखिए राइट्स लिखा है ना, राइट्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या यस लगा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर कहीं भी यस या यस लगता है तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखाता है, ठीक है। किसको दिखाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ये गलत। अगला लिखा इज रिटन, अब अ लेटर सब्जेक्ट हो गया, देखो ये ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बनाया, और राइट्स लिखा था तो अ लेटर सिंगुलर था तो इज लिखा, मेन वर्ब के रूप में होता है, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो रिटन हुआ। अब बचा क्या था इसमें, टू हिम एवरी डे, टू हिम, चलो ये बाई रीता एवरीडे, चलो छोड़ दो इसको अभी। अगला लिखा ही इज बीइंग रिटन, तो ये तो फिर एकदम गलत हो जाएगा। अ लेटर, तो ये भी गलत हो जाए, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो थर्ड लिखा हुआ है यही राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाया गया, इज क्या है, बी बेस की वर्ब, मतलब यहाँ पे इज एम आर लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, फिर टू हिम लिखा हुआ है, ठीक। अब टू हिम क्यों आया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये देखिए यहाँ पे फिर टू हिम क्यों आया हुआ है, क्योंकि इसके साथ में हम देखिए लिखा गया रीता के द्वारा, लेकिन अब ये वाला प्रीपोजिशन इसी के साथ लगा हुआ था ना, तो इसलिए हम यहाँ पे टू लगा के छोड़ देंगे। अगला देखते हैं, लिखा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू द फॉलोइंग। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो लिखा लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। तो देखो सुनो इसको, जब अपने जीवन के बारे में आप खुद लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, और जब आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा लिखता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, अच्छा बिब्लियो जो लिखा हुआ है ये हमेशा बुक के बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, और ग्राफी वर्ड कहीं भी लिखा हो अगर
अगर कहीं भी ग्राफी वर्ड लिखा हो तो ये हमेशा दिखाता है किसी चीज़ को लिखने को दिखाता है, ठीक है, राइट करने को, ठीक है। तो यहाँ बिब्लियो और बिब्लियो वर्ड ये भी एक रूट वर्ड है, इसको हमेशा याद रखो। बिब्लियो हमेशा किसके बारे में बताता है? बुक के बारे में। जैसे वहाँ पे फिल या फाइल बताया था ना, तो एक शब्द होता है बिब्लियोफाइल। क्या होता है? बिब्लियोफाइल होता है। अब फाइल मीन्स क्या होता है? फिल या फाइल, लव या अफेक्शन। अब बिब्लियो किसको दिखाता है? बुक को दिखाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको बुक से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, तो पुस्तक प्रेमी होते हैं। क्या होते हैं? पुस्तक प्रेमी। अगला देखिए लिखा कैलीग्राफी। कैली वर्ड जो होता है, कैली हमेशा दिखाता है ब्यूटीफुल को। कैली मीन्स होता है ब्यूटीफुल। कैली मीन्स क्या होता है? ब्यूटीफुल होता है। आज के बाद अगर कैली वर्ड कहीं भी दिख जाए लिखा हुआ, तो आप समझ जाओ कि उस वर्ड में ब्यूटीफुल होने की, किसी चीज़ के अच्छे होने की बात की गई। तो अच्छा, कैली मीन्स क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। क्या अच्छा है? ग्राफी, लिखनी अच्छी है। तो देखो, आर्ट ऑफ गुड राइटिंग। देखो कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं ना, तो जो लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, सुलेख, सुंदर लेख, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी, ठीक है। ऐसे एक वर्ड और देख लो, जैसे हमने लिख दिया कैलीफोनी। क्या लिख दिया? कैलीफोनी। तो फोनी वर्ड किसको बताएगा? साउंड को। और कैली मीन्स क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल, मतलब मधुर ध्वनि। कैलीफोनी क्या हो जाएगा? मधुर ध्वनि। अगला देखिए लिखा बायोग्राफी। तो ये तो मैंने बताया कि जीवनी ये भी होती है, लेकिन जब दूसरा लिखता है तो ये तो गलत। ऑटोबायोग्राफी, जो अपनी जीवनी खुद लिखी है, तो वो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए लिखा एज अनस्टेबल। एज किसकी तरह अनस्टेबल है? तो पानी की तरह होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला लिखा एडजेक्टिव ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का एडजेक्टिव, मतलब बॉडी के बारे में जो बताए। तो देखो कॉर्पोरल, ये भी बॉडी के बारे में बताता है। बॉडली, ये भी बॉडी के बारे में बताता है। यहाँ पे क्या लिखा? कॉर्पोरियल, ये भी बॉडी के बारे में। तो तीनों ही शब्द किसके बारे में बताते हैं? शरीर के बारे में। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन अब नहीं आने वाला है, तो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और जितना आप लोगों को बता देता हूँ उतना आप लोग जरूर लिखा कीजिए। हाँ, एक आध जो क्वेश्चन उसमें मतलब जो मिसप्रिंट था या टाइपिंग एरर थे, उसको हम क्या करेंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। और बाकी पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, वीडियो में हमको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।